छोटा है पर उसकी समझ बहुत बड़ी है और पूरी केमिस्ट्री उसी पर बेस्ड है। मैं डॉक्टर संगीता जैन, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम विच इज द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एटम क्या है? द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटम्स विच मीन्स indivisible. These early ideas were mere speculation and there was no way to test them experimentally. ओके, तो पहले ये माना जाता था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, अविभाजित कण है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये प्रूव हो चुका है और बाद में पता चला कि एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. Some other particles like positron, neutrino, antineutrino, meson, mu meson, k meson, etc. are also present, which are very short-lived. ठीक है, तो मेजर जो है वो तो ये पार्टिकल्स हैं जिनसे कि एटम मिलके बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पर और दूसरे पार्टिकल्स भी जो कि शॉर्ट लिव्ड हैं, जो जिनकी एज जो है बहुत ही कम है, वो भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये चार्ट देखिए आप, यहाँ पर ये पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन जिसका मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg, चार्ज इतना होता है, और स्पेशल रिमार्क भी लिखा हुआ है बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ये एमसीक्यू पूछा जाता है। ओके, अब आते हैं हम प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है पर अपोजिट होगा। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, डिटेल में हम इसको और पढ़ेंगे, कैसे डिस्कवरी हुई और किस तरीके से ये खोज हुई वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर किसने खोज की ये आपको टेबल में क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन में तो मास तो होता है पर चार्जलेस है ये। ठीक है, चार्जलेस, ठीक है, न्यूट्रल एटम। मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, मतलब प्रोटॉन के बराबर ही मास होता है, बट दिस इज चार्जलेस एंटाइटी, डिस्कवर्ड बाय चैडविक। तो ये तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको पता होना ही चाहिए। आगे हम चलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मास नहीं है पर चार्ज है। ठीक है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसकी खोज की थी एंडरसन ने। इसके बाद आते हैं मेसॉन। तो मेसॉन का डिफरेंट मास होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, और इसकी डिस्कवरी की थी युकावा ने। तो ये सारे डिस्कवरर के नाम आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू में 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं जिसमें कि आपको टिक करना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन और मेसॉन। ठीक है, जिसमें कि ये जो होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, यहां आप देख सकते हैं एक ट्यूब है। इन 1879, ठीक है, विलियम क्रूक्स स्टडीड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। He performed the experiment in a discharge tube. ये discharge tube है, which is a cylindrical hard glass tube about 60 centimeter in length. It is sealed at both the ends and fitted with 2 metal electrodes. The electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressure and at very high voltage. ठीक है, वोल्टेज हाई है और प्रेशर लो है। यहाँ देख सकते हो ये कैथोड है, ये एनोड है। हाई वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ फ्लोरोसेंट कोटिंग की हुई है, और ये वैक्यूम पंप है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो जे थॉमसन टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड अप्लाइड अ वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एट अ प्रेशर ऑफ 10 to 2 millimeter of Hg, mercury
ठीक है. He found some glowing behind anode. एनोड के पीछे उन्होंने कुछ चमकता हुआ देखा. It means some invisible rays produced at cathode strike behind anode and produce fluorescence. वहां उन्हें फ्लोरेसेंस दिखा. He named them cathode rays. ठीक है, और उसको क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रेज. अब कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? ठीक है. These rays have mechanical energy and travel in straight line. ये सीधी रेखा में चलती हैं. These rays are deflected towards positive plate of electric field. अब इनका डिफ्लेक्शन चूंकि पॉजिटिव प्लेट की ओर होता है, इसका मतलब क्या हुआ? दे आर निगेटिवली चार्ज. ठीक है ना. सो इट मीन्स these are made up of negatively charged particle called electrons. तो इन्हीं को इलेक्ट्रॉन कहा गया बाद में, कैथोड रेज. ठीक है. कलर ऑब्जर्व्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ गैस. Millikan determined the charge on electron, which is 1.602 into 10 to the power 19 coulomb. Specific charge on electron is calculated by J.J. Thomson. So these are details about the cathode rays and the electrons. आगे चलते हैं. Charge to mass ratio, which is also called as EM ratio. So J.J. Thomson for the first time experimentally determined charge mass ratio, okay, called EM ratio for the electrons. For this, he subjected the beam of electrons released in the discharge tube as cathode rays to influence the electric and magnetic fields. These were acting perpendicular. आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं. These were acting perpendicular to one another as well as to the path followed by electrons. So according to Thomson, the amount of deviation of the particles from their path in presence of electrical and magnetic field depends on magnitude of negative charge on particle. कितनी मात्रा में है. ठीक है. और इसके बाद में mass of particle, मास ऑफ पार्टिकल. ठीक है. और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहां देख रहे हैं ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ये मैग्नेट है, कैथोड और एनोड है. ठीक है. अब आगे चलते हैं. सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, डेविएशन फ्रॉम पाथ टेक प्लेस. इफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, कैथोड रेज स्ट्राइक एट ए. If only magnetic field is applied, cathode rays strike at C. In absence of any field, cathode rays strike at B. By carrying out accurate measurements on the amount of deflections observed by the electrons on the electric field strength or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of E upon M. तो ये आपकी इतनी वैल्यू आई. ठीक है. 1.758820 into 10 to the power 11 coulomb kilogram. Where M mass of the electron in kg, magnitude of charge on the electron in coulomb. तो इस तरीके से E upon M रेशियो कैलकुलेट किया गया. ठीक है. अब आता है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज. ठीक है. कैथोड रेज हो गया, अब आ गया आपका एनोड रेज. सो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज 1886 गोल्डस्टीन. अभी मैंने आपको बताया कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की. So modified the discharge tube by using a perforated cathode. On reducing the pressure, he observed a new type of luminous rays passing through the holes or perforations of the cathode and moving in a direction opposite to the cathode rays. ये opposite थी cathode rays की. These rays were named as positive rays or anode rays or as canal rays. तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव MCQ में पूछे जा सकते हैं कि एनोड रेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज और नेम्ड एज. नंबर 1 पॉजिटिव रेज, नंबर 2 एनोड रेज, नंबर 3 कैनोल रेज एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट विल बी द आंसर? ऑल ऑफ द अबव. ओके, दिस इज द आंसर.
Anode rays are not emitted from the anode but from a space between anode and cathode. Now what are the properties? So these rays deflect towards negative plate of applied electric field. ठीक है? It means these are made up of positively charged particles. Property of anode rays depends on nature of gas. These rays travel in straight line and have mechanical energy same as the cathode rays. ठीक है? So these are the properties. आगे चलते हैं. Discovery of neutron. तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने. Chadwick in 1932 found the evidence of the production of neutron in given proportion. ये आप इक्वेशन देख रहे हैं. न्यूट्रॉन इज चार्जलेस पार्टिकल एंड हैव मास इक्वल टू प्रोटॉन. यहां पर फिर से एक एमसीक्यू आ गया कि बताइए न्यूट्रॉन का मास निम्न में से किसके बराबर होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बोथ ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर क्या होगा? इक्वल टू प्रोटॉन. ठीक है, ये हम पहले ही टेबल में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है. Some fine oil droplets were allowed to enter through a tiny hole into the upper plate of electrical condenser. These oil droplets were produced by atomizer. The air in the chamber was subjected to the ionization by X-rays. The electrons produced by the ionization of air attach themselves to the oil drops. Thus, oil droplets acquire negative charge when sufficient amount of electric field is applied. The motion of the droplets can be accelerated, retarded, or made stationary. Millikan observed that the smallest charge found on them was minus 1.6 into 10 to the power 19 coulomb. And the magnitude of electrical charge, that is Q, on the droplet is always an integral multiple of the electrical charge E. So, ये आपकी इक्वेशन आ गई Q is equal to NE. ठीक है, आगे चलते हैं. ये देखिए, ये पूरा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपका मिलिकन्स ड्रॉपलेट्स. यहाँ पे ये चार्ज प्लेट है, टेलीस्कोप से देख रहे हैं, एटोमाइजर है, ऑयल ड्रॉपलेट्स है, चार्ज प्लेट है. ठीक है, एक्सरे फ्रॉम द सोर्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स अंडर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब आ जाते हैं हम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. सो जे थॉमसन इन 1898 proposed a model of atom which looked more or less like plum pudding of resin pudding. है ना, एक पुडिंग के जैसा उन्होंने स्ट्रक्चर प्रपोज किया. He assumed atom to be a spherical body in which electrons are unevenly distributed in a sphere having positive charge which balance the electron charge. It is called plum pudding model. तो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? द मास ऑफ द एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली ओवर होल एटम. अब ये थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड की कर दी गई थी. व्हाई दिस इज फेलियर? दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम. ये तो बता सका वो ये मॉडल. इट कुड नॉट सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय रुदरफोर्ड इन 1911. तो रुदरफोर्ड थ्योरी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके पहले ये मॉडल आया था और इसने बताया था कि पुडिंग के समान होता है एटम का आकार, जिसमें कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तैरते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं, है ना. पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो एक्सप्लेन कर पाया, पर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने किया था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो दिस मॉडल वाज नॉट एक्सेप्टेड. ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है रदरफोर्ड मॉडल की, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए. व्हाट इज रदरफोर्ड मॉडल और एक्सप्लेन रदरफोर्ड मॉडल और डिस्क्राइब रदरफोर्ड मॉडल, है ना. इसमें हम डायग्राम भी देखेंगे. सो रदरफोर्ड इन 1911 performed some scattering experiment in which he bombarded thin foils of metal like gold, silver, platinum or copper. So Rutherford in 1911 performed some scattering experiment in which he bombarded thin foils of metal, gold, silver, platinum or copper
with a beam at least or fast moving alpha particles. This is alpha particle. ठीक है, कौन कौन सी मेटल की फॉइल ली उन्होंने? गोल्ड की भी, सिल्वर, प्लेटिनम या कॉपर, इन चारों में से कोई भी फॉइल ले सकते हैं। उसके ऊपर बम्बार्डिंग की। द थिन गोल्ड फॉइल हैड सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट, और उसके गोल्ड फॉइल के पास में क्या था? एक सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। Whenever alpha particle struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. तो जैसे ही बम्बार्डिंग होती थी तो वहां पर एक फ्लैश जो है वो दिखाई देता था स्क्रीन पे, ठीक है। सो Rutherford in 1911 performed some scattering experiments in which he bombarded thin foils of metal like gold, silver, platinum or copper with a beam or fast moving alpha particles. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Whenever alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशंस उस पे देखे गए। तो एक एग्जांपल्स मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से बताती हूँ कि जैसे कि, ठीक है, अब यहां से ये देखिए तीन तरह के पार्टिकल्स, तीन तरीके की ये अल्फा पार्टिकल है सपोज, है ना, ये अल्फा रेज है, ये पास हो रही है, ठीक है। अब इससे क्या पता चला कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं ये तो क्या हुआ कि इस एटम से टकराए और वापस लौट आए, कुछ जो है ज्यादातर तो सीधे ही निकल गए, ठीक है, और कुछ जो है वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर गए, ऐसे, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास विदाउट एनी डेविएशन, तो ये जो ज्यादातर पार्टिकल्स हैं वो सीधे निकल गए। अब इससे क्या प्रूव हुआ कि अल्फा पार्टिकल जो हैं, अल्फा पार्टिकल्स 2He4 है ना, हीलियम न्यूक्लियस से आप कंपेयर कर सकते हो इसको, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब जब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे ही निकल जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम जो है उसका ज्यादातर पार्ट जो है, ज्यादातर हिस्सा जो है वो खोखला है, हॉलो है, ठीक है, और इसी कारण ज्यादातर पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट निकल गए। दूसरा क्या है? फ्यू पार्टिकल्स डिविएट विथ स्मॉल एंगल, ये देख सकते हैं आप, स्मॉल एंगल बना के डिविएट हो गए, मतलब डिविएट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि सेंटर में कुछ ऐसा हिस्सा है पॉजिटिवली चार्ज, वो भी है, सेंटर में का जो हिस्सा है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और बीच में भी सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, और रिपल्शन के कारण ये डिविएट हो रहा है। थर्ड पॉइंट, रेयर पार्टिकल्स retrace its path or show deflection greater than 90 degree. On the basis of these observations, he proposed a model. अब ये वाला जो बहुत ही कम पार्टिकल है वो 90 डिग्री से भी ज्यादा डिग्री का रिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, मतलब ये वापिस ही रिटर्न हो गए, ये जो पार्टिकल है ये यहां गए, टकरा के वापिस आ गए, ठीक है। अब इससे भी क्या पता चलता है कि जरूर एटम के सेंटर में कोई ऐसा हिस्सा है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन हुआ और ये वापस जो है वो लौट आए ये पार्टिकल्स, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ही प्रपोज्ड अ मॉडल। एटम इज ऑफ स्फेरिकल शेप हैविंग साइज ऑफ ऑर्डर 10 to the power -10 मीटर, इसका साइज क्या है वो भी बता दिया।
whole mass is concentrated in the center called nucleus. तो पूरा मास जो है एटम का वो कहाँ होता है? संचित सेंटर में, जिसे कि हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. हैविंग साइज ऑफ ऑर्डर 10 to the power minus 15 मीटर, जिसका साइज है 10 to the power minus 15 मीटर. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. तो जिस तरीके से सन के चारों ओर ग्रह या प्लैनेट्स घूमते हैं सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में, इसी तरीके से इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज और इसके चारों ओर ये कक्षाएं होती है, ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. उसको हमने कैसे रिजेंबल किया? जैसे सन की या सूर्य की चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं. अब ये बहुत अच्छा मॉडल था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा, पर इसकी क्या लिमिटेशन थी ये भी इंपॉर्टेंट है. दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, है ना. स्टेबिलिटी को प्रूव नहीं कर पाया. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्लासिक थ्योरी एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल लिबरेट्स एनर्जी. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यदि घूमते रहेंगे तो एनर्जी लिबरेट करेंगे. So during revolution, it must radiate energy and by following the spiral path, it should come on nucleus. और धीरे धीरे वो शायद न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, ऐसा मैक्सवेल ने बताया. तो इसको वो काउंटर पार्ट नहीं कर पाया रदरफोर्ड. ठीक है, इसलिए एक यही लिमिटेशन इस मॉडल की रही. आगे चलते हैं. ये देखिए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये डिफ्लेक्टेड है, ये डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स है. ठीक है, आगे चलते. मैंने इसको और भी सिंप्लीफाई कर दिया था. तो आज आपने देखा कि एक एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. बाकी मेसॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स भी होते हैं. ठीक है, और इसके बाद में आपने थॉमसन की थ्योरी, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट देखा. ठीक है, और उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल को समझा. इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्यूकी एजुकेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.